अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। खबर के साथ में आपने देखा, सबसे पहले बात करेंगे सर्विसेज अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ के एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाज जारी है और इस वक्त पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा भी किया और मुजाहरीन ये कहते हैं कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाएंगे और जो हमसे वादे किए गए अगर वो पूरे नहीं होंगे तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा और एहतजाज का दायराकार वसीतर कर दिया जाएगा और पूरे पंजाब भर में इन एहतजाजों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदे बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं और जो सूरत हाल है वहां पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है सर्विसेज अस्पताल के बाहर, उनसे वो जानने की कोशिश करते हैं। बसाम, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और एहतजाजी कैंप में क्या हो रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, आज सुबह से जो है वो सर्विसेज अस्पताल के अंदर पैरामेडिक्स की जानिब से जो है वो एहतजाजन तौर पर जो काम था, जो जितना भी इलाज मुआवजा फ्राहम किया जाना था वो बंद कर दिया। जितने पैरामेडिक्स थे वो सड़कों पर आ गए थे और उनकी जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा था अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए। सबसे पहले जो है वो सुबह एहतजाज किया गया मरीज़ों की जानिब से। मरीज़ों का कहना था कि उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है। सुबह से वो 7 बजे से 6 बजे से जो है वो दूर दराज के इलाकों से जो सरकारी अस्पताल हैं उनका रुख करते हैं ताकि उनको इलाज मुआवजा जो है वो फ्राहम किया जा सके, मगर यहाँ पर पैरामेडिक्स के एहतजाज की वजह से जो है वो उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना था, जिसके बाद जो है वो पैरामेडिक्स की जानिब से जो है वो एहतजाजी रैली निकाली गई। जो सर्विसेज अस्पताल का इमरजेंसी गेट है वहाँ से एहतजाजी रैली निकाली गई और ये जो OPD है इसके बाहर आके इख्तिताम पजीर हुए। अभी तक जो है वो वहाँ पर धरना दिए बैठे और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अपने मुतालबात की मंजूरी तक जो है वो ये अपने एहतजाज को जो है वो जारी रखेंगे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ बिल्ला साहब जो कि चेयरमैन पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ हैं और उनसे भी बात करते हैं। यूसुफ साहब, क्या मुतालबात हैं आप लोगों के और आपसे जो वादे किए गए थे वो कौन से वादे थे जो वफा नहीं हुए? आप लोग क्यों नाराज है गवर्नमेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मियाँ शबाशी साहब ने 2011 वादा किया 90 इशारे कर दें जी 5 ਤੋਂ 15 ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ 10 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ 10 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਿਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਾਂ ਔਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 15 ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਭੇਜਦਾ 14ਵੇਂ ਭੇਜਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਜਾ 4 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ 5 ਤੋਂ 15 ਮਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡੇਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ GATE ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ नहीं गए, बोर्ड मैनेजमेंट ਦੇ गए जो वर्कशॉप मुलाजमीन है वो अस्पताल मुलाजम। अच्छा, ये बताइएगा यूसुफ साहब कि अभी जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी तनख्वाह क्या है और जो नर्सेज आप कह रहे हैं जिनके बराबर की मराहत आपको चाहिए उनकी तनख्वाहों में कितना डिफरेंस है? उन्हें क्या तनख्वाह दी जा रही है और आपको क्या तनख्वाह और मराहत दी जा रही है? सर हम भी पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर भी पाकिस्तानी हैं, नर्सिंग भी पाकिस्तानी है। जैसे मियाँ शबाश की गवर्नमेंट जरा गरीब तर गरीब होता जा रहा है, अमीर तर अमीर कर होते जा रहे हैं। जिस 5 ਤੋਂ 15 सर्विस स्ट्रक्चर सर और जो 5वें 6वें सर है सी 12वें 14वें 16वें चले गए। जिस तरह डॉक्टरों डबल पे पैकेज दिता है, जिस तरह नर्सिंग पे पैकेज दिता है 10,000 रुपये रिस्क नर्सन ने दिता है। सब तो ज़्यादा इसी फाइट करने मरीजों जरासीमा सब तो दर्जा 4 के मुलाजमीन क्रॉस 4 के मुलाजमीन सर ज़्यादा मौतां होंदियां। पैरामेडिकल स्टाफ को यूसुफ साहब, पैरामेडिकल स्टाफ को 10,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है क्या? तकरीबन 14,000 रुपये 14,000 रुपये दी जा रही सर। 14,000 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 4-5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤਰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਲਾਸ 4 ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ 10,000 रुपये रिस्क लोन ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ 1 ਤੋਂ 16 के मुलाजमन 10,000 रुपये रिस्क लोन दिता जाना चाहिए। अच्छा बसाम सुल्तान, इन मुतालबात के लिए ये जब सड़कों पर निकले हैं, इससे पहले भी मुतालबात की मंजूरी के लिए एफर्ट्स की जाती रही हैं, तो हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से क्या कोई यकीन दहानी करवाई गई है या जब तक ये मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार नहीं करेंगे और ये पूरे पंजाब भर में नहीं फैलेंगे
नहीं होगी। आपके पास क्या अपडेट है इस बारे में? जी बिल्कुल, आज से पहले भी जो है वो जो पैरामेडिक्स हैं इनकी जानिब से कई दफ़ा जो है वो एहतजाज किए गए हैं। मैं बज़ाते ख़ुद जो है उनको कवर करता रहा हूँ। इनकी जानिब से कई दफ़ा बताया गया है, हुकूमत की जानिब से भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किए गए। 2011 में भी नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके अंदर हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि इनके सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो उसकी यकीन दहानी करवाई जाएगी। इनके जो वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर किया जाएगा। इवन हाई कोर्ट के जानिब से भी जो है वो ऑर्डर्स दे दिए गए थे कि जो वर्क चार्ज मुलाजमीन जिनको रेगुलर किया जाना है उनको रेगुलर किया जाए। उस पर जो है वो अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। अब ये पता नहीं चल रहा कि आया ये कौन बीच में हिरारकी में कहाँ पे मसला आ रहा है जहाँ पर इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट और जो हुकूमत है उनकी जानिब से नोटिफिकेशंस तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है इसका अब तक जो है वो कोई लायमल सामने नहीं आया अभी तक। जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं बसाम, उसमें जो इनके मुतालबात हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं और जो इन्हें मराहत ये कह रहे हैं कि नर्सिस के बराबर मराहत मिले वो दे दी गई हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको जिस तरह बताया हाई कोर्ट का जो है वो एक हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया 2016 के अंदर, जिसके अंदर साफ तौर पर जो है वो लिखा गया कि जो पिटिशनर्स हैं इनके जो मुतालबात हैं उसके अंदर मुतालबा है कि जो मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर किया जाए। जो वर्क चार्ज मुलाजमीन है तो जो हाई कोर्ट था उसकी जानिब से, जज की जानिब से भी जो है वो ये फैसला सामने रख दिया गया था कि इनको जो है जो इनका जितने भी टाइम पीरियड जो रिक्वायर्ड होता है वो जैसे ही ये अपनी मुद्दत कंप्लीट कर लेते हैं तो इनको जो है वो रेगुलर कर दिया जाए, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। ये जो हमारे साथ यूसुफ बिल्ला साहब बैठे हैं ये अवाम के लीडर हैं और इनने अपने आप को एक दफ़ा जो है वो शहबाज शरीफ के घर के बाहर आग भी जो है वो लगाने की कोशिश की। अपने जो लोग जो वर्क चार्ज मुलाजमीन है 1 से 4 ग्रेड तक के जो मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर करने के लिए जो है इनने ये स्टेप लिया। उस वक्त जो है वो तब भी इनको नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, लेकिन उन नोटिफिकेशंस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं की जा रही, जिसकी वजह से आज भी जो है वो ये सरापा एहतजाज हैं। और आज इनका यही कहना है बार बार कि जब तक इनके मुतालबात नहीं मान लिए जाते ये अपना एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे, बल्कि इसको मजीद जो है वो एहतजाज के दायरेकार को वसी कर देंगे और पूरे पंजाब तक जो है वो अपना एहतजाज अच्छा दे देंगे। बसाम, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अब उसकी मंजूरी तक कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम फ्रेम दिया गया है, बताया गया है कि इस काम में इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद इसकी मंजूरी तक कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम फ्रेम दिया गया है? देखें जी, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसके मुताबिक तो इन लोगों ने इनको साफ तौर पे जो है वो ये ऑर्डर कर दिया गया था कि जो टाइम पीरियड हर वर्क चार्ज मुलाजमीन का है वो जैसे ही वो अपना मुकम्मल कर लेता है तो उसको रेगुलर कर दिया जाए, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हाई कोर्ट ने तो नहीं करनी। हाई कोर्ट ने जो है वो एक ऑर्डर जारी करना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो है वो महकमा सेहत है। महकमा सेहत की जानिब से जो है वो अब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। जी ठीक यूसुफ, आप अगर ये नोटिफिकेशन जब जारी कर दिया गया है फिलफौर जारी करने का आप मुतालबा कर रहे हैं, मंजूरी हो जानी चाहिए, अगर नहीं होता तो आप कह रहे हैं दायरा कार को बढ़ा दिया जाएगा, तो क्या कहते हैं सब जगह एहतजाज होगा, काम करना बंद कर देंगे तो फिर मरीजों की भी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है ना, मरीजों को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, तो अब नेक्स्ट प्लान क्या है आप लोगों का? सर साडा मकसद पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं 2 महीने तो पूरा मन शार्ट सर्विस अस्पताल करता, जनरल अस्पताल करता, लेडी हॉस्पिटल करता, लेकिन बाहरले जिले जा किया, फैसलाबाद भी किया, सरगोदे भी किया, मुल्तान औकारे भी जा किया। साडा मकसद कहता है मियां शहबाज शरीफ का हुक्म है, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने 2 साल पहले सर ऐसे जे रोड तक कैंप लगाया सी, नोटिफिकेशन जारी किया, डेली पे मुलाजमीन, वर्क चार्ज मुलाजमीन और सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड मैनेजमेंट के आर्डर नोटिफिकेशन जारी किया। उस बावजूद MS और प्रिंसीपल मानसन मनन तो नकार रहे हैं, वो कहते हैं सैकटरी हाल सानू आर्डर करेगा फिर असीं मन्नांगे। फिर उस बाद सर अफसोस वाली गल हैगी है, फिर मियां शहबाज शरीफ नूं यकीन दहानी करवाने से माल्टोन मियां शहबाज शरीफ बूहे के खुदसोजी करने की कोशिश की, खुदसोजी करने का मकसद यह सी मियां शहबाज शरीफ का वादा यकीन दहानी याद आवे। फिर उस बाद वर्क चार्ज मुलाजमीन, डेली वे मुलाजमीन 10-12 साल तो काम कर रहे हैं, सारा उन्होंने मुश्किल किया जाए ਜਾਂ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਕਲਾਸ 4 ਦਾ ਜਾਂ ਮਿयां शहबाज शरीफ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ 5 ਤੋਂ 15 ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਆਦਾ 1 ਤੋਂ 4 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਬੇ ਸ਼ਾਰੇ ਕਾ ਲਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ और तो अमल दरामद नहीं आया। फिर खुशोजी की थी सर, फिर टेंट ऑफिस मीनार पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, ख्वाजा सुलेमान रफीक साहब भी ऐसी सैकटरी सबान भी सी। जिस वक्त मैंने अफसोस है जिस वक्त करारदाद पाकिस्तान बनया उत्थे करारदाद पास हुई, पाकिस्तान
ਮੌਜੂਦ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो साए थले बैठ के मियां शहबाज ने अच्छा, वादा अब किया। मसला ये देखें, अगर मुजाहरे बढ़ जाते हैं, ठीक है यूसुफ आपकी बात सुनी, अगर मुजाहरे बढ़ जाते हैं, दायरा कार इसका मजीद बढ़ा दिया जाता है, एहतजाजी कैंप्स लगाए जाते हैं जगह जगह पर, तो बसाम जो अस्पतालों में सूरत हाल होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, ओपीडीज बंद हो जाती हैं, मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस बारे में अस्पताल इंतजामिया क्या कहती है और हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि ऐसा या यहाँ तक बात को नहीं आने देंगे? अस्पताल का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है और हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मरीज़ जो हैं वो उनको जो है उनके जो मुश्किलात हैं उनका अजाला करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर यंग डॉक्टर्स एहतजाज करें, पैरामेडिक्स एहतजाज करें या कोई भी एहतजाज करे तो नुकसानात जो हैं वो सिर्फ मरीज़ों को उठाने पड़ते हैं। आज सुबह जब पैरामेडिक्स की जानिब से जो है वो एहतजाज की कॉल की गई, जब काम बंद कर दिया गया, तो सबसे पहले सड़कों पर आने वाले पैरामेडिक्स नहीं थे, सबसे पहले सड़कों पर आने वाले मरीज़ थे। मरीज़ों की जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा था कि इलाज मुआवजा जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा। वो दूर दराज से लोग जो हैं वो सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं ताकि उनको सस्ता और मायारी जो इलाज है वो फराहम किया जा सके, लेकिन सरकारी अस्पतालों में आए दिन हड़तालों की वजह से आए दिन कभी यंग डॉक्टर्स जो है वो एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी पैरामेडिक्स की जो है वो मुतालबात मंजूरी के लिए जो है वो एहतजाज कर रहे होते हैं, लेकिन जो नुकसानात उठाए जाते हैं वो मरीज़ों की जानिब से उठाए जाते हैं। मरीज़ जो हैं वो बीच में पिसे जा रहे हैं। महकमा सेहत को जो है वो इसका जल्द से जल्द कोई हल निकालना चाहिए कि ये जो एहतजाजी मुहिम जो चल रही है इनका कोई हल निकाला जाए ताकि मरीज़ों का जो है वो नुकसान ना हो। मरीज़ एक बड़ी तादाद में जो है उनको वो यहाँ पर आते हैं, अपने जो मसाइल होते हैं वो मीडिया के सामने जो है आज उन लोगों ने बहुत बताने की कोशिश की। 12 दफ़ा उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर हम लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं इलाज मुआवजा लेने के लिए, लेकिन आए दिन हड़ताल धरने की वजह से और बात यही है, देखें बात यही है, चाहे वो यंग डॉक्टर्स हों, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, महकमा सेहत को चाहिए कि अगर जो उनके मुतालबात हैं और अगर ये मुतालबात जायज़ हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए, मराहत उन्हें देनी चाहिए, अगर वो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं और हेल्प आउट करते हैं मरीजों को तो यकीनन उन्होंने उनके हुकूक भी मिलने चाहिए। ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुख्तसर नोटिस पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। भारतीय फिजाइया सरबराह ने ये हिदायत जारी की हैं। भारत में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और पाकिस्तानी चीफ ने क्या जवाब दिया, इस पर भी हम बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार। ताज़ा खबर से आपको अपडेट करें कि अब से कुछ देर पहले कोयटा में 2 चीनी बाशिंदों को अगवा किया गया था। उनके पासपोर्ट्स की कॉपी और इस तमाम वाक़े की CCTV फुटेज और तस्वीर 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। मजीद अपने नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से जानेंगे। मुजीबुल्लाह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो चाइनीज मुखवी हैं उनकी पासपोर्ट की कॉपी जो है वो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जबकि वाकई की जो CCTV फुटेज है वो भी 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। ये तमाम तर सूरत हाल अगर मैं बैकग्राउंड से आगाह करूं तो ये जो चाइनीज बाशिंदे थे ये लैंग्वेज सेंटर से निकले हैं, तो यहाँ पर रास्ते से गुजरते हुए अफगान ने इनको यहाँ पे ताकुब किया रखा था, जबकि उन्होंने जब अटैक किया तो एक
जो चीनी लड़की है उसने शोर मचाया, जिस पर जो है वो फरार होने में कामयाब हो गई है। ताहम जो 2 चाइनीज थे उन्हें जो है वो अगवाकार अपने साथ ले गए हैं। उनके नाम जो है वो चाइनीज जो अगवा हुए हैं, एक ली जिंग पिंग है और दूसरे जो चाइनीज खातून है वो जो मिंग लीसी, इन दोनों को अगवाकार ले गए हैं। जबकि लुलिंग लीना जो है वो बच निकली है, वो पुलिस की तहवील में है। पुलिस ने जो है वो को अपने घेरे में वाकई के फौरी बाद ही ले लिया था, वहां से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इस तमाम सूरत हाल में एक जो राहगीर था उन्होंने इन चाइनीज को बचाने की भरपूर कोशिश की, जिस पर जो है वो मुजाहमत करने पर जो अगवाकार है उन्होंने उस शख्स को फायर करके जख्मी कर दिया, जो अब भी सिविल अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने वो जो जख्मी शख्स है उसके भी जो है वो बयान रिकॉर्ड कर लिया है और वाकये की जो शवाहिद है वो भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। अब भी जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है कि गाड़ी जो है ना वो सिल्वर कलर की जो नए मॉडल की टूडी गाड़ी है उसमें वो चाइनीज को ले गए हैं। अब भी वो पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। इलाके की जो है वो नाकाबंदी कर दी गई है। जो दाखिली व खारजी रास्ते हैं कोयटा के, उस पर सख्त चेकिंग का अमल जारी है। खसूसन जो काली शीशे वाली गाड़ी है, हमारे पुलिस जराये से बात हुई है, उनका ये कहना है कि काली शीशे वाली गाड़ियों पर खसूसी तौर पर तवज्जो दी जा रही है और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों पर सख्त चेकिंग का अमल जारी है। जी बहुत शुक्रिया मुजीबुल्लाह, आपने अपडेट किया। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ।
खबर के साथ में अगली खबर शामिल करते हैं और भारत में भारतीय फिजाइया के एयर चीफ मार्शल BS रंधावा की जानिब से 12,000 फौजियों को इंफरादी तौर पर भेजे गए खतूत और उन खतूत में ये कहा गया और ये याद दहानी करवाई गई कि मुख्तसर नोटिस पर कार्रवाई के लिए तैयार करें और कभी भी आपको कार्रवाई के लिए हुक्म दिया जा सकता है, जिसके लिए भरपूर तैयारी रखें। और ये पहला मौका नहीं है कि जब एयर चीफ मार्शल की जानिब से फिजाइया अहलकारों की पूरी बरादरी को खतूत जारी किए गए हों और नाम ना जाहिर करने की शर्त पे ये भारतीय फौजी ने बताया है। और यहाँ से जो पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिए गए वो एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने कहा कि किसी की भी निशानदेही किए बगैर कहा कि पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है और अगर दुश्मन ने जहरियत की तो हमारा जवाब उनकी नस्लें तक याद रखेंगी। पाक फिजाइया ने भारतीय एयर चीफ की धमकियों का जवाब दिया और ये भी कहा कि हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं और हमने अपने तमाम जो फॉरवर्ड एयर बेसेस हैं उन्हें ऑपरेशनल कर दिया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम हर साल सारा साल हर लम्हे के लिए हर सिचुएशन के लिए भरपूर तैयारी रखते हैं और ये मामूल के ऑपरेशंस हैं, सरगर्मियां हैं। हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम तैयार हैं। कौम को दुश्मन के बयानात पर रत्ती भर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान साहब कहते हैं। और साथ साथ पाक फौज के सरबराह कमर जावेद बाजवा ने भी कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम ने अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं और हम पुरअमन रहना चाहते हैं, अमन के साथ ताल्लुकात करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई भी मुहिम हुई या दुश्मन की जानिब से कोई भी कार्रवाई की गई रत्ती बराबर भी तो हम उसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं और भरपूर जवाब देंगे भी। इसी पर बात करते हैं हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं सीनियर गुलाम मुस्तफा साहब, उन्होंने आज प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है। आगे हम शरीफ साहब भी ज्वाइन करेंगे हमें इस प्रोग्राम में। सबसे पहले जनरल साहब आपसे बात करना चाहूंगी। जनरल साहब, जिस तरह से कहा गया भारतीय एयर चीफ की जानिब से कि 12,000 फौजियों को खतूत भेज दिए गए हैं और ये कहा है कि तैयार रहें, मुख्तसर नोटिस पर कार्रवाइयां की जा सकती हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं। एक तो ये कि भारत ने पहले भी एक सर्जिकल स्ट्राइक की और फिर बाद में धमकियां भी देता रहा। उसके बाद से लगातार आप देखिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल और जो हमारा वर्किंग बाउंड्री है ये एक्टिव रखा उन्होंने और कई दफ़ा उसकी खिलाफ वर्जियाँ भी की गई। और इस दूसरा, भारत के अंदर से जब ये आवाज़ें उठी कि भाई ये सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दीजिए, तो सबूत नहीं दे सके और अंदरूनी तौर पर देखिए तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी हुई हैं और वो समझते हैं कि किसी तरीके से अपनी अवाम की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल कराएं और कोई ऐसी मुहिम जोई करें जिससे जो उनकी पुरानी खिफत है वो भी मिट जाए और जो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम एक ताकत हैं और हम जो चाहें कर सकते हैं ख़ित्ते में, वो बात भी मान ली जाए। तो इस सब को मिला के उन्होंने एक ख़त लिखने की जो कोशिश की है, इससे मैं समझता हूँ कि अच्छा किया जो हमारे एयर चीफ ने जो बयान दिया और आज जो खुद उन्होंने फ्लाई किया और सियाचिन तक गए खुद, तो ये एक बड़ा वाज़े पैगाम था कौम के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि अंदर से हमारे आवाज़ें उठ रही थी, हमारे लोगों से भी बात कर रहे थे क्या हम तैयार हैं, भारत इस किस्म की मुहिम जोई करे जो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचा सकती है। और कश्मीर के मामले पर जिस तरीके से भारत अपनी दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है और पाकिस्तान को मशगूल रखना चाहता है और पाकिस्तान की जो लगातार कामयाबियां हैं अल्लाह के फजल करम से अवाम के साथ मिलकर फ़ौज ने और दूसरे जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की हैं, तो उन सब का भारत को मजमूई तौर पर बड़ा मनफी उसके लिए मसला बना हुआ है। और आर्मी चीफ का बयान देखिए और देखिए जब से उन्होंने कमांड संभाली है फौज की, कहीं ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, एक तो कुलभूषण के भी मामले में चाहूंगी उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे जनरल रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब ने भी ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद मैं आपसे इसका जवाब भी लेना चाहूंगी। जनरल साहब, आपका क्या कमेंट है कि क्या भारत एक बार फिर जंगी जुनून पर उतर आया है? और हमने देखा कि जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया था भारत ने वो सही साबित भी नहीं हुआ, जिसके एविडेंसेस भी भारत ने शेयर नहीं किए थे हमसे, लेकिन इस वक्त भी यही कहा जा रहा है, एयर चीफ मार्शल की जानिब से भी सुहेल अमान साहब ने भी यही बात की, यकीनी की करवाई है लोगों को कि हम हर तरह का जवाब देंगे। लेकिन आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं इस वक्त भारतीय चीफ की जानिब से? देखिए, बात यह है कि भारत एक ऐसा झूठा और मक्कार मुल्क है कि उनकी किसी भी बात पे एतमाद नहीं किया जा सकता। चुनाचे कभी भी आप अपने मामलात में कमजोरी न दिखाएं, क्योंकि ये मक्कार दुश्मन उसका फायदा उठाएगा। इसलिए हर वक्त तैयार रहना, तैयारी का जाहिर करना, सही मैसेज अक्रॉस द बॉर्डर देना कि
کہ ہم تیار ہیں، یہ بڑی ضرورت ہے یہاں کی. اس میں جس دن سے مودی نے حکومت سنبھالی ہے، مودی چونکہ پاور میں آنے سے پہلے اس نے اپنے الیکشن کے دوران بڑے بلند و باغ دعوے کیے ہوئے تھے. اس کی ویڈیوز ہیں جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو اسی بھاشا میں جواب دیں گے، پاکستان کے ٹکڑے کر دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. وہ آج ان کے عوام جو ہیں ان کے ذہنوں میں کچھ ایسا رچ بس گیا ہے اس پورے پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ جیسے امریکہ کے بعد اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ انڈیا ہے. اب وہ اس سہل نہیں ہے، اتنا کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جو ان کے کان سننا چاہتے ہیں وہ باتیں سناتے رہتے ہیں. سرجیکل سٹرائک ایک بڑا لفظ ہے استعمال کیا کیونکہ ان کے لوگ سننا چاہتے تھے کہ ایک سپر پاور کی طرح ہماری حکومت بھی کچھ کر کے دکھائے. اور سرجیکل جو سٹرائک کی بات وہ کرتے تھے، ہم تو پورا میڈیا وہاں لے گئے جا کے ہم نے دکھایا. اور اسی طرح وہ ہماری جو ڈسکشنز کی ویڈیو ٹیپس ہیں ان کو ٹیمپر کرتے ہیں، ان میں سے الفاظ ادھر کا ادھر کیا اور اس کو چلا دیا. یہ سارا کام صرف اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. میں تو حیران ہوں کہ ان عوام جو ہیں یا تو وہ اس چیز میں مست ہیں، خوش رہتے ہیں اس طرح کی باتیں سن کے، ورنہ تو ان کو اٹھنا چاہیے، اس حکومت کا گرمان پکنا چاہیے کہ بھی آپ ہمیں کیا سناتے رہتے ہیں. لیکن موسٹ پروبلی قصہ یہی ہے کہ حکومت ان کی نفسیات سمجھتی ہے کہ انہوں نے ان کو اس حد تک تیار کیا ہوا ہے کہ ان کے کان جو سننا چاہتے ہیں اس میں وہ ڈال دیں تو یہ کوشچن بھی نہیں کرتے، آگے سے مطمئن اور خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب نے بات کہی، جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. بریک لینے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے مجھے کہا جا رہا ہے جنرل صاحب، جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، دونوں ہی جنرل ہیں. اور جنرل صاحب سے میں بات کروں گی بریک لینے کے بعد کہ جس طرح سے امجد شیخ صاحب نے کہا کہ جو بھارت کی جانب سے اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں، ایسے اسٹیٹمنٹ دیے جاتے ہیں، وہ اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں خوش کرنے کے لیے صرف ایسے بیانات جاری کیے جاتے ہیں. تو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جنرل صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ صرف بیانات ہیں یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، خبر کے ساتھ رہیے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں. میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ اس وقت ڈیمانڈ ہماری جتنی بھی یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور خواجہ صاحب میرے ساتھ انہوں نے میٹنگ کے دوران بھی کہا کہ ازمپشنز پہ ہم جا رہے ہیں کہ جی بہت بجلی ہو جائے گی. ہماری سپریس ڈیمانڈ ہے، ہماری انڈسٹری کے پاس بجلی نہیں ہے، ہمارے لوگ اس وقت 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں. تو جو بھی یہ ازمپشنز کر کے پلان بنا رہے ہیں کہ جی کیپیسٹی ٹریپ ہو جائے گا، بجلی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، یہ نئی پلانٹس نہیں لگائیں، وہ غلط ہیں. اور میں نے ریکویسٹ کی، خواجہ صاحب نے مہربانی کی، ایگری کیا ہے کہ نہیں جی یہ پالیسی میکنگ جو ہے وہ حکومت کے پاس یا پولیٹیشنز کے پاس ہونی چاہیے اور امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے بیوروکریسی کے پاس، اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے یہی امپلور کریں گے انشاءاللہ. موجود تھے وفاقی وزیر پانی و بجلی خواجہ آصف کے ساتھ، میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ بجلی بحران پر جلد قابو پایا جانا چاہیے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD.
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले हमने सवाल किया था, जनरल साहब आपसे उसका जवाब लेना चाहूंगी। जैसे कि अमजद शुएब साहब ने कहा कि आवाम को धोखा देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है भारतीय हुकूमत की जानिब से, भारतीय फौज की जानिब से, और ये सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए ऐसे बयानात जारी किए जाते हैं। पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक्स की भी हम बात करें, और उससे पहले मैंने आपसे एक और सवाल किया था जनरल साहब, तो कुलभूषण का मामला भी हमारे सामने है, ICJ में इस वक्त ये मामला चल रहा है, तो कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेज में भी इस तरह के बयानात और प्रेशर बिल्डिंग के लिए तो नहीं जारी किए जा रहे? आपको क्या लग रहा है दोनों बातों में से? देखिए, ये कॉन्सिक्वेंसेस इसके दो तीन, जो पहले आपके सवाल के जवाब मैंने कहा था, एक तो शरारत का एलिमेंट है जो बिल्कुल सही, जिस तरह जनरल अमजद शुएब ने कहा बिल्कुल सही है, और अपने लोगों को तसल्ली देना वो बिल्कुल सही है। लेकिन भारत की तरफ से मुहिम जोई के किसी उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत को खिफ़त बहुत ज़्यादा हुई है। अभी कल ही हमारे लोगों ने, जब उन्होंने हमारी पोस्ट पे फायर करने की कोशिश की, उसके जवाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनका। तो अब भारत को खिफ़त भी है, सर्जिकल स्ट्राइक वाली खिफ़त भी है, फिर उसने जो अफगानिस्तान में बैठ कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो करने की कोशिश की, वहाँ भी उसको मुसलसल अलहमदुलिल्लाह नाकामी हो रही है। हमारे लोग वहाँ पर भी बहुत अग्रेसिवली सारे मामलात को देख रहे हैं। और ईरान से उन्होंने कोशिश की थी, ईरान ने भी जो एक स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के हरकत कर सकते हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान की जो खामोश डिप्लोमेसी है उसके ज़रिए समझाया गया, तो उन्होंने वो स्टेटमेंट वापस ले ली है। इस वक्त भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को इस खित्ते में तनहा करके और पाकिस्तान को एक कमज़ोर और डिसजॉइंटेड मुल्क के तौर पर पेश किया जाए। बदकिस्मती से जो हमारे अंदरूनी हालात हैं, ये भारत की जो बयानिया उसको किसी हद तक सपोर्ट करते हैं। रहा कुलभूषण का मामला, कुलभूषण के मामले में उन्होंने पहले बड़ी कोशिश करके देख ली है। कुलभूषण को इस तरीके से छुड़ाया नहीं जा सकता जो वो कोशिश कर रहे हैं। कुलभूषण को अगर हम छोड़ना चाहें तब भी वो छूटेंगे, वरना ना तो आलमी अदालत कुछ कर सकती है इसका, ना ही भारत का कुछ कर सकता है। इस शख्स ने चूँकि हमारे बेगुनाह लोगों के खून से हाथ रंगे हुए हैं इसके, तो इसका उसी सूरत में बचना है कि अल्लाह ताला ने इसको ज़िंदगी दी है, वरना मुझे कोई चांस नज़र नहीं आता कि हुकूमत किसी तरीके से भी इस शख्स को कोई भी रियायत देने को तैयार होगी, या आलमी अदालत का कोई ऐसा फ़ैसला जो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ होगा वो तस्लीम कर लेगी। हमारे अवाम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत कब जनरल साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आलमी अदालत के अंदर कुलभूषण का मामला भी जब गया और उसके बाद जब फर्स्ट शेयरिंग हुई, तो सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर भारतीयों की जानिब से ये ट्रीट किया जा रहा था, ये इस बात को तस्वुर किया जा रहा था कि जैसे कि भारत की जीत हुई है और वो किसी भी तरीके से कुलभूषण को वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे, ये तासुर दिया जा रहा था या बड़ी जीत इसे कहा जा रहा था, और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की हार हुई है। तो आप क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान उसे फांसी दे देता है तो भारत इसे हजम कर पाएगा, और भारत की जानिब से क्या रिएक्शन आ सकता है पाकिस्तानियों के अगेंस्ट? देखिए, भारत को हजम करना पड़ेगा। भारत ने बहुत बड़े बुलंद बांध दावे तो किए उन्होंने बहुत बड़े बड़े, लेकिन चूंकि एक जासूस है फिर एक टेररिस्ट है, उसको
جو سزا پاکستان دے گا اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. بھارت اس سلسلے میں شرارت ضرور کرے گا, امیڈیٹ اس کا ریئیکشن ضرور آنے کا اندیشہ ہے. کچھ پاکستانیوں کو جنہوں نے کسی کو اغوا کر لیا ہے, کسی کو پکڑ رکھا ہے ان کو بھی وہ جاسوس کے طور پہ سامنے لا کر ان کو بھی اس قسم سزا دینے کی کوشش کرے گا, اور پھر بارڈرز پہ پھر اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا. اس کا وہ فال آؤٹ تو ہوگا تھوڑا سا, لیکن اس فال آؤٹ کے ڈر سے پاکستان میں خیال پیچھے نہیں ہٹے گا اس لحاظ سے, کیونکہ اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر بہت سارے بھارتی بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں سے اغوا کیے کہ پاکستان لیے جا سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے. بھارت نے جو جس طریقے سے ہمارے کرنل حبیب کو نیپال سے اغوا کر کے ان کی کوشش تھی کہ بھارت اس کے ساتھ کلبھشن کے ساتھ ایکسچینج کر لیا جائے, لیکن اس کا یہ سارا بھانڈا پھوٹ گیا. تو اب اگر وہ اس قسم کی گیم کھیلنا چاہے تو نقصان بھارت کا ہوگا, کیونکہ پاکستان اس قسم کی گیم کھیلنا جانتا بھی ہے, کھیلتا بھی رہا ہے اور اس میں ایکسپرٹ بھی ہے. تو بھارت کو نقصان ہوگا اس کا, بھارت تو اور اپنی نقصان طریقے بہت سے شدید بھرپور ہوگا کوشش اس کر کا. رہے ہیں. دیکھیں جنرل صاحب, آج بھی انڈیا ٹوڈے نے لکھا کہ ایران میں موجود تھا کلبھوشن اور وہاں پر اسے موجود تھا جہاں اس کی گرفتاری ہوئی تھی, جبکہ انڈیا ٹوڈے یہ کوٹ کر رہا ہے. جبکہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے تمام شواہد, تمام ثبوت پیش کیے ہیں کہ ہم نے اسے کہاں سے گرفتار کیا, اس کے پاس پاسپورٹ ہے. تو انڈیا تو ہر سطح پر کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس معاملے کو ڈسٹریکٹ کیا جا سکے اور جو عالمی عدالت ہے اس میں بھی جو توجہ ہٹائی جا سکے اور اسے اپنے طریقے سے اس کیس کو پیش کیا جا سکے. دیکھیے بھارت کی کوشش تو ہے, لیکن یہ مسلمہ ہے کہ اس کو پاکستان سے گرفتار کیا گیا, اور یہ مسلمہ ہے کہ وہ پہلی بار نہیں پاکستان آیا, اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس نے جو پاسپورٹ بنا رکھا تھا مبارک حسین پٹیل کے نام سے, اسے پاکستان آیا. اگر وہ اتنا ہی سادہ اور ریٹائرڈ اور بزنس مین تھا تو اس کو پھر جعلی پاسپورٹ اور جعلی نام پہ پاسپورٹ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ پہلے جو 6-7 دفعہ پاکستان آیا اس کے لیے کیوں آیا؟ وہ تو پکڑا تو پاکستان سے گیا ہے یہ, لیکن جو وہ کوشش ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ثابت کرنے کی کہ ہم نے اس کو ایران سے پکڑا ہے, اگر ایسی بات ہوتی تو ایران کبھی اس چیز کی ہمیں اجازت نہ دیتا, کیونکہ ایران ایک سورن کنٹری ہے, وہ اس قسم کی کبھی کوئی حرکت نہ کرتے ہیں نہ کرنے کی کوئی اجازت دیتے ہیں. اور بھارت کو بھی اس چیز کا اچھی طریقے سے علم ہے کہ وہ خواہ ایران کو انوالو صرف اس لیے کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی آئے اور جو ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں ان میں رخنا ڈالے, اور ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس میں اور بھی اس میں شدت لائی جا سکے. تو یہ بھارت کی مضموم کوشش تو ہے, اور ایران بھی اس کو سمجھتا ہے, پاکستان نے بھی بڑے واضح طور پہ اس پہ بیانات دیے ہیں, ثبوت بھی انٹرنیشنل کورٹ میں بھی ہیں اور UN میں بھی ثبوت موجود ہیں. تو اس کو تو پاکستان سے پکڑا گیا, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کیا ضرورت پڑی جا کے اس کو اغوا کرے وہاں سے. ٹھیک, اچھا بریک لینے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے جناب صاحب, بریک لیتے واپس آئیں گے تو اس پر بھی بات کریں گے کہ بھارتی اخبار کی جانب سے اسے یہ بھی کہا جا رہا ہے اس اسٹیٹمنٹ کو کہ یہ جو ہدایات جاری کی ہیں یہ مقبوضہ کشمیر کے سرحدی علاقوں میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے تناظر کو دیکھ کر بھی یہ خطوط بھیجے گئے ہیں. تو کیا ہوگا, کیا وہاں پر یہ کاروائیاں کروانا چاہتے ہیں یا مقصد صرف پاکستان ہے؟ تمام کانسیکوینسز پر جاننے کی کوشش کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. خبر کے ساتھ رہیے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار,
होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने में? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जनरल साहब, जाने से पहले जिस तरह हमने बात की कि भारतीय अखबार की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये जो हिदायत जारी की गई हैं भारतीय फिजाइया के एयर चीफ की जानिब से कि मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में बिगड़ती हुई जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र ये कहा गया है कि फौजी तैयार रहें, मुख्तसर नोटिस पर कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं जिसके लिए तैयारी रखें और खतूत भेजे गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत एक बार फिर कश्मीर में कार्रवाइयाँ करने के लिए पर तोल रहा हो? देखिए, ये जो मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था ना कि भारत की तरफ से किसी शरारत को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो कश्मीर में उसके साथ हो रहा है, जो मज़ालिम ढा रहा है, वो बेदरेग लोगों का खून बहाया जा रहा है। आपने भी नोट किया होगा कि उस मेजर ने, हिंदू मेजर ने एक मुसलमान कश्मीरी को जीप के आगे बांध कर पूरे शहर में घुमाया था
और वो वीडियो एक सारी दुनिया में फैल गई थी और भारत ने उस पर शर्मिंदा होने के बजाय उसको इनाम और इकराम से नवाजा है। यानी जिस मुल्क का वज़ीर आज़म एक ख़ुद फैसिस्ट हो और एक कातिल हो और जिसके कम से कम 2000 शख्स के खून उसके नाम पे लिखा हो और जिसको वज़ीर आज़म बनने के बाद तक काफ़ी देर तक अमेरिका ने वीज़ा ना दिया हो, तो उस शख्स की हुकूमत ने जो मज़ालिम कश्मीर में ढाए जा रहे हैं और जहाँ से वो रिएक्शन आ रहा है, अब कश्मीर की बिगड़ती हुई उनके हाथ से निकलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र भारत हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। और मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि भारत को कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं। उनके लिए आखिरी कश्मीर भी ख़त्म हो जाए तो उनको फ़िक्र नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस अंदाज से वो लेके चल रहे हैं और इसमें अभी कश्मीरियों ने चूँकि इनमें बगावत बुलंद किया हुआ है और भारत की इस हजीमत और भी ज़्यादा हजीमत ऐसे होती है जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया जाता है, पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है, उनके बच्चे भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के विकेट पहन के खड़े होते हैं वहाँ पे, और जो शहीद होते हैं तो अपने आप को पाकिस्तानी परचम में लिपट कर दफनाया जाना पसंद करते हैं। तो ये भारत की एक तरह से शिकस्त हो चुकी हुई है। अब उसको खिफत मिटाने के लिए इसमें ऐलानात भी कर रहा है और डर ये भी है कि वो मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जिससे कम से कम उसके अपने लोगों को ये तसल्ली होगी कि भारत इतनी आसानी से हार नहीं मान रहा। तो पाकिस्तान को इस सिलसिले में तैयार रहना चाहिए और तैयार है भी। अगर आपने देखा होगा तो जनरल कमर बाजवा ने जब से फौजी कमान संभाली है तो भारत गाहे बगाहे करता रहा है और पाकिस्तान की जानिब से इस पर एहतजाज भी किया जाता रहा है, कार्रवाइयां भी की जाती रही हैं। एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल का मामला है और अगर मकबूजा कश्मीर के तनाजुर में भी ये बयान दिया गया है तो पाकिस्तान को इसके लिए क्या करना होगा, या जो पाकिस्तान के लिए भी इस पर भी भरपूर तैयारी रखनी होगी, जैसा कि हमारे चीफ्स की जानिब से बयान भी दिए गए हैं। देखिए, अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान की फ़ौज चौकस है। हमारे अवाम को तसल्ली होनी चाहिए कि जिस अवाम जिन पर उन्होंने एतमाद किया है अपने फ़ौज पाकिस्तान पर और बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया है, वो इंशाअल्लाह वो तैयार भी हैं और वो मौके की तलाश में है कि भारत ऐसी कोई हरकत करे तो उसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि दोबारा कम से कम वो ऐलानात करने भी भूल जाएं। भारत को ये भूल जाना चाहिए कि ये कतर का पाकिस्तान नहीं है, ये एक नया पाकिस्तान है। ये नौजवान पाकिस्तान के जो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं, ये फ़ौज पाकिस्तान एक्सपीरियंस्ड हैं जिन्होंने गुज़श्ता 15 साल से दुनिया की बदतरीन जंग लड़ी है और शायद टेररिज्म के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी जंग लड़ना और उसमें कामयाबी हासिल करना, जबकि बैरूनी ताकतें भी लगातार इसमें मुलव्वस हैं, भारत लीड कर रहा है जिनको, उसके बावजूद कामयाबी हासिल करना, ये फ़ौज एक ऐसी फ़ौज है जिससे भारत अभी टकराने की ज़रूरत नहीं रखता, चाहे वो कन्वेंशनल फील्ड हो चाहे वो नॉन कन्वेंशनल फील्ड हो। तो अब भारत को ये समझना चाहिए। और मैं ये जानता हूँ जब मेरी नौजवान अफसरों से दाएँ बाएँ बात होती है तो जो कहते हैं दे स्पॉइलिंग फॉर अ फाइट, वो तो चाहते हैं कि भारत को ऐसा मौका दे ताकि हम जवाबी कार्रवाई करके उसको सबक सिखाएं। को चाहिए कि वो हमारे इन जवानों की नौजवानों की जो जज्बा है उसको टेस्ट ना करे, उसको बहुत बुरी तरह से मार पड़ेगी इसमें। और बात ये जनरल साहब, टेस्ट केस तो तब होना कि जब अफोर्ड कर सकते हो। दोनों ममालिक इस पोजीशन में हैं कि अब इस वक्त कोई भी मुल्क जंग लड़ने की सलाहियत तो यकीनन तौर पर रखता है, लेकिन जंग अफोर्ड नहीं कर सकते आप इस वक्त खत्ते में, दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। देखिए, भारत का ख्याल ये है कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस किए बगैर वो पाकिस्तान के साथ इस किस्म की शरारत कर सकता है। जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो ड्रामा उसने किया था वो दुनिया को यही बताने के लिए किया था कि आइंदा से भी शायद हम ये काम करें और जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहते हुए हम पाकिस्तान को सबक सिखाएं। बल्कि पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि हम, जिस अगर आपको याद हो, जनरल राहील शरीफ ने गिलगित में खड़े होकर बयान दिया था कि हम अपने मफादात की निगहदाश्त में आखिरी हद तक जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे आगे भी जाएंगे। तो फ़ौज पाकिस्तान इस जज्बे के साथ और इस सारे मामले को लेकर इस तरीके से तैयार बैठी हुई है। और जनरल कमर बाजवा में ख्याल है कुछ 20 चक्कर तो लगा चुके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के, सियाचिन के। वो तो मेरे ख्याल पिंडी में कम ही बैठते हैं, उनके स्टाफ को भी मुश्किल होगी कि भाई चीफ कभी उनका काबू नहीं आता, वो तो हमेशा आगे ही रहते हैं। और कोर कमांडर जो पिंडी जो हैं इसके कश्मीर के, वो भी हमेशा आगे ही रहते हैं। तो हमारे फोर्सेस में, हमारे जवानों में, हमारे अफसरों में अल्हम्दुलिल्लाह किस किस्म का जज्बा, जो किसी किस्म की जो शरारत है उसको डिफीट करने की हिम्मत भी रखते हैं और सलाहियत भी रखते हैं।
आपने सही फरमाया कि ये यकीनी तौर पर, और जिस तनाजुर में भी ये बयान दिया गया हो जनरल साहब, जैसे ये कहा गया कि रत्ती बराबर भी कौम परेशान ना हो, तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ ये कौम बिल्कुल भी परेशान नहीं है, ना ही हमारी फौज, और हम हर तरह का जवाब देने की आपको सलाहियत रखते हैं, चाहे वो फौज हो चाहे वो आवाम हो। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, आपने मुझे वक्त दिया, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी प्रोग्राम खबर के साथ में। रमशा